अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले साल अगस्त में मकबूजा जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत में गैर कानूनी तब्दीली के बाद भारत की आज़ाद जम्मू कश्मीर में LOC के पार भी जाराना कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं, जिसका पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया है कि नवंबर और दिसंबर में भारत की मुल्क के बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ सकती हैं। जबकि आज पाकिस्तान ने नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर दुनिया के सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत भी पेश कर दिए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में भारत के मुलविस होने की बातें तो होती रही हैं, मगर अहम बात यह है कि आज DG ISPR ने डोजियर की सूरत में तमाम शवाहिद और सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। ये एक अहम पेशरफ्त है, मगर पाकिस्तान को चाहिए कि यह मामला बैनुल अक़वामी सतह पर उठाए ताकि भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोका जा सके। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आगे जाके तफसील से बात करते हैं, मगर पहले बात करते हैं LOC पे भारतीय इश्तियाल अंगेजी की, जिसे पिछले कुछ महीनों में होने वाली सबसे बड़ी जारियत करार दिया जा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वादी नीलम और LOC के करीब मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारतीय फौज की जानिब से कल दोपहर से शुरू होने वाली बिला इश्तियाल गोलाबारी तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार और बच्ची समेत 5 शहरी शहीद हुए, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। भारतीय कार्रवाइयों में आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशों का भारी माली नुकसान भी हुआ है और शेलिंग के नतीजे में दर्जनों घर जलकर तबाह हो गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की वादियों और LOC के करीब सेक्टर्स में गोलाबारी ने शहरियों को शदीद माली और जानी नुकसान पहुंचाया है। भारत की इस बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलिंग का पाक फौज ने भरपूर जवाब भी दिया है और इस रद्दमल के नतीजे में भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज के 5 फौजी एहलकार मारे गए हैं, जबकि भारतीय चेकपोस्टों और बंकर्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर के स्टेटस में तब्दीली के बाद LOC पर भी भारत की जारियत बढ़ती जा रही है और जनवरी से लेकर अब तक भारतीय जारियत में कम से कम 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं। भारत की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान इस मामले को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत OIC में उठाए। अब वक्त आ गया है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। एक तरफ भारत की आज़ाद जम्मू कश्मीर में जाराना कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की भी मंसूबा बंदी कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से तफसीलात अवाम को और दुनिया के सामने रखी हैं और बताया है कि पाकिस्तान के पास भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पास मुसद्दका इतलात और शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देना चाहता है और हवा दे रहा है। नवंबर और दिसंबर में मुल्क के बड़े शहरों में दहशतगर्दी का खतरा है, जबकि भारत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में शोरश को भी हवा देना चाहता है। हमारी इतलात के मुताबिक आइंदा आने वाले महीनों में, ये महीना जो चल रहा है नवंबर का, दिसंबर का, ये पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अपस्केल करने का इरादा रखते हैं। इनकी एजेंसीज़ और इनके जो कोलैबोरेटर्स हैं, सहूलतकार हैं, उनके दरमियान कम से कम 4 नशिस्तें हो चुकी हैं और ये फोकस करेंगे पाकिस्तान के बड़े शहरों पर, कराची पर, लाहौर पर, पेशावर पर और दीगर भी हो सकते हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि रॉ और DIA जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रही हैं। हिंदुस्तान शोरश को हवा देना चाहता है आज़ाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बताया कि भारत अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए 22 अरब रुपए तकसीम कर चुका है और अब भारत का बाकायदा मंसूबा है कि CPEC को भी सबोताज किया जाए। अब तक ये 22 अरब रुपया तकसीम कर चुके हैं। और तीसरी चीज़ है कि हिंदुस्तान बाकायदा CPEC को सबोटाज कर रहा है। उनका एक वाज़े प्लान है CPEC को सबोटाज करना। उन्होंने एक सेल इस्टेब्लिश किया है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी में और इस सेल का काम है CPEC प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना।
वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बता रहे थे कि भारत ने सीपैक को सबोताज करने के लिए एक सेल भी बनाया है, जबकि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस रकम की तफसीलात भी बताई जो भारत अब तक दहशतगर्दों को तकसीम कर चुका है, जिसके मुताबिक भारत अब तक बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों को 18 अरब रुपए से ज़्यादा तकसीम कर चुका है, जबकि TTP को तकरीबन 3 अरब और अल्ताफ हुसैन ग्रुप को 50 करोड़ से ज़्यादा की रकम दी जा चुकी है। DGISPR ने यह भी बताया कि भारत आज़ाद जम्मू कश्मीर में शहरियों और अफवाज को निशाना बनाने के लिए धमाके करवा रहा है, जिससे मुतल्लिक एक ऑडियो कॉल भी आज सुनवाई गई, जिसमें रॉ हैंडलर एक दहशतगर्द को IED चलाने के लिए ब्रीफिंग दे रहा है। चला गया ठीक है, देख लो ये है ना, इसको दबाया। हाँ ये मैं समझ गया। हाँ ये हो गया। उसके बाद ये आराम आ गया, इसके ऊपर क्या करना, आपने दबाया। जी जी। तो इसमें आपके उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, मतलब आमने सामने। ये है कि दूर हो लेकिन वो चीज आपके सामने होनी चाहिए, जो डब्बा ना दूसरा। जी जी भैया। ठीक है। वो इसके नजदीक जब आएगा, सामने होगा, तो इसमें एक लिखा हुआ आ जाएगा। जी जी। चेक करने के लिए इधर आगे RD, इधर नीचे लिखा हुआ फायर। जी जी। ठीक है। हाँ लिखा हुआ। ये फायर दबा देना था, ये फायर दबा देना बस। ये क्या कर देगा, फायर। ये अभी इसमें द्वारा लिखा हुआ आगे फायर। जी जी। फायर हो गया। समझ गया। इतना ही काम है। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। समझ गए? समझ गया भैया। क्लिप आपने सुनी। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि सरहद पार भारतीय सिफारत खाने और कौंसल खाने इन दहशतगर्दों की सहूलत फराम करने के लिए उनका एक गढ़ बन चुके हैं, और बताया गया कि किस तरीके से वो असला भी फराम करते हैं, दहशतगर्दों को ट्रेन भी करते हैं। 87 कैंप्स हैं अफगानिस्तान में और इंडिया में जो कि इन दहशतगर्दों को ट्रेन करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर का हमला हो या PC गवादर का, इन तमाम में भारत मुलव्विस था, रॉ मुलव्विस थी। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे कि अब ये मामला पाकिस्तान कैसे उठाएगा आलमी दुनिया के सामने। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं, और इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले भी बात होती रही है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता रहे, लेकिन आज आप लोगों ने डोसियर सामने रखा, तमाम जो शवाहिद हैं वो आप लोगों ने सामने रखे। अब ज़रा बताइएगा, जो अहम मरहला है, जो अहम चैलेंज है, वो ये है कि दुनिया के सामने हम किस तरीके से इस डोसियर को, इन शवाहिद को लेकर आते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं कि ये ठोस सबूत है, लेकिन अब दुनिया को भी मनवाना है कि भारत पाकिस्तान में किस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है और करने जा रहा है। आपने दुरुस्त कहा। इसके लिए जो हमारा प्लान है वो ये है कि इंशाअल्लाह पीर के रोज हम दफ्तर खारजा में जो P5 के मुमालिक हैं और जो दीगर अहम मुल्क हैं दुनिया के, उनके एम्बेसडर्स को मतबूक करेंगे और ये डोसियर की तफसीलात और उनके जो शवाहिद हैं उनसे शेयर करेंगे। इसी तरह इंशाअल्लाह हमारे जो PR हैं न्यूयॉर्क में, मुनीर अकरम साहब, ये इस डोसियर को शेयर करेंगे सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ। ये भी फैसला किया है कि OIC का प्लेटफॉर्म भी अहम प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी इस डोसियर को शेयर किया जाए। और इंशाअल्लाह सेक्रेटरी जनरल OIC से मेरी 2 रोज पहले बात भी हुई है और इंशाअल्लाह उनसे भी शेयर किया जाएगा। ये पहली मर्तबा हमने ठोस शवाहिद, नाकाबिले तरदीद शवाहिद कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखे हैं, और उनसे हम तवक्को करते हैं कि वो इस पर सियासी मसलहतों का शिकार न हो, क्योंकि अगर वो शिकार हुए तो इस खित्ते का अमन व इस्तेहकाम जो है वो भी मुतासिर हो सकता है, और अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसको भी भारत बसियत एक स्पॉइलर के नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना किरदार अदा करें और भारत का उनकी बाज़पुरसी करें और कहें कि ये बिल्कुल जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जिस किस्म की कार्रवाइयाँ आपके सफारतकार कर रहे हैं, आपके मिशन कर रहे हैं, और इससे फिल फॉर उन्हें इज्तनाब करना होगा।
अच्छा, आप जो ये बात करें कि मुख्तलिफ फोरम्स पर इसको उठाया जाएगा, जो वज़ीर आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर के फारूक हैदर साहब, उन्होंने भी कहा कि OIC के सामने इसको उठाएं, यूनाइटेड नेशन के सामने उठाएं, और आप कह रहे हैं कि हम उठाने जा रहे हैं। लेकिन शाह साहब, ये ज़रा बताइएगा कि जो हमारे पास इससे पहले भी बड़े वाज़ेह सबूत मौजूद रहे, कुलभूषण यादव से बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि भारतीय जासूस हमने पकड़ा, उसके खिलाफ जो सबूत है वो दुनिया के साथ शेयर किए गए। फिर मकबूजा कश्मीर में जो दहशतगर्दी है रियासत की, इंडियन रियासत की, वो भी सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। आप लोगों ने भी कोशिश की कि उसको दुनिया के सामने लेकर आए, लेकिन अब तक हमने देखा नहीं है कि आलमी दुनिया पर कोई दबाव बना हो या उनकी तरफ से कोई दबाव इंडिया पे बनाया गया हो कि ये तमाम कार्रवाइयां वो रोके। इसकी क्या वजह है? देखिए, वजह तो बड़ी वाज़ेह है, वो सियासी है। पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आड़े आ जाती हैं और बहुत से ममालिक जो हैं वो जो भारत के ताल्लुकात हैं उनको वो मुतासिर नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें इस चीज़ का हम एहसास दिलवाने की कोशिश करेंगे। ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन आलमी अमन की भी अहमियत है, इस खित्ते के अमन की भी अहमियत है, और जिससे वो नजर नहीं चुरा सकते, उनको नहीं नजर चुरानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी ये भी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश होगी कि हमारी जो हिकमत अमली है वो मल्टी प्रॉन्ग्ड हो। हम जहाँ सफारतकारी कर रहे हैं वहाँ हम दीगर ज़राए को, मिसाल के तौर पर आज तो मीडिया का ज़माना है, नेशनल मीडिया जैसे आवाज़ उठा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के इस पर भी इसका नोटिस लेना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में एक ट्रांजिशन होने वाला है, एक नई एडमिनिस्ट्रेशन सामने आने वाली है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन का एक बुनियादी फलसफा है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। तो वो कदरों पर उनकी जो है जो मॉरल कदरें हैं उनको वो सरफे नजर नहीं करना चाहेंगे। और इस वक्त जो बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस तरह मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये उनको बावर करना हमारा फर्ज है। और इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें जो उनका ग्रैंड डिजाइन हमारे अब इल्म में आया है वो बात थमने को नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में उनके बड़े नापाक अज़ाइम हैं। सही। वो पाकिस्तान के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी उनके नापाक अज़ाइम हैं। तो कौम को भी यकजा करना होगा और दुनिया को भी आगाह करना होगा। अच्छा, आपने एक तो बेनकाब किया आज जो भारत का एजेंडा है, और आप कह रहे हैं कि हमें कौम को भी यकजा करना पड़ेगा, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नवंबर दिसंबर में उनका इरादा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वो दहशतगर्दी कर सकते हैं, बड़े शहरों में दहशतगर्दी कर सकते हैं, जो नोटेबल्स या उलमा हजरात हैं उनको निशाना बना सकते हैं, तो इस हवाले से अब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कितनी इस वक्त मुस्तहकम है और उसके हवाले से मजीद क्या किया जा रहा है? क्योंकि यकीनन एक बेचैनी और एक खौफ तो होता है अवाम में जब वो इस तरह की बात सुनते हैं कि दहशतगर्दी मजीद बढ़ सकती है, ग्रुप से इकट्ठा हो रहे हैं, यूनाइटेड हो रहे हैं और भारत उसको इस्तेमाल कर रहा है, भारत फंडिंग कर रहा है उनकी। देखिए, एक चीज तो कौम का एतमाद हुकूमत पर, हुकूमती इदारों पर मजीद मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह के फज़ल व करम से हम उनके अज़ाइम को बर वक्त बेनकाब करने में कामयाब हुए हैं, और इंशाअल्लाह जो एहतियाती तदाबीर हैं हम उनको अपनाने का इरादा रखते हैं। हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी गाफिल नहीं है और कौम को भी आगाह कर दिया गया है। जो इंसानी हद तक मुमकिन है वो इक़दाम उठाए जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि दहशतगर्दी के लिए सिर्फ एक शख्स जरूरत होता है, चाहे आपके जितने ही इंतजाम हों, कई दफा वो उसको पेनिट्रेट कर जाता है, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी तरह उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, और पहले भी इस पर बात की गई है कि हमारी जो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हैं उसका फायदा भी भारत उठा सकता है। एक सेक्टेरियन पोलराइजेशन तो हमारे यहाँ है, इस हवाले से क्या कर रहे हैं? क्या बातचीत का सिलसिला शुरू है, जारी है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के जरिए में खुदा ना खास्ता ये जो सेक्टेरियनिज्म है ये पाकिस्तान में ना फैलना शुरू हो जाए? बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की है। लोग इस चीज को एक्सप्लॉइट करने की गाहे बगाहे कोशिश करते रहते हैं। मैं
समझता हूं कि यहाँ हमारे सियासी कायदीन को और हमारे उलमा को, मशाइख को भी अपना किरदार अदा करना होगा, जांचते हुए, पहचानते हुए कि हमारा दुश्मन क्या करना चाह रहा है। उनके अज़ाइम को पहचानिए और वो जो गलतफहमियां और नफरत के जो बीज बो रहा है उनको भांप भांप कर आपने कदम आगे उठाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाह महमूद कुरैशी साहब और DGI ISPR ने, जिसमें उन्होंने बेनकाब किया है कि इंडिया के अज़ाइम क्या हैं, किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दों की फंडिंग कर रहा है, उनको यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा, खबरदार किया कि नवंबर और दिसंबर में जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इंडिया कराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, जैसे माजी में भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का सामना किया है, हम उसके लिए तैयार हैं। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर साहब, उनसे हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत की तरफ से LOC पर इश्तियाल अंगेजी की गई, जिसका भरपूर जवाब पाक फौज ने दिया है और इसमें जानी और माली नुकसान हिंदुस्तान का हुआ है। इस वक्त सूरत हाल क्या है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर। फ़ारूक हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ज़रा बताइएगा कि इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। भारत की तरफ से इश्तियाल अंगेजी की गई, जिसका जवाब भी पाकिस्तान ने दिया है, पाकिस्तान फोर्सेस ने दिया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? जो जानी नुकसान था, 6 लोग शहीद हुए उसमें, वो हमारे सामने है। जो माली नुकसान हुआ है, जो घर जलाए गए हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया आपका जी। ऐसा है कि उन्होंने गुज़श्ता 2 दिन से जो है, कल और परसों से उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अनप्रोवोक्ड जो है वो फायरिंग शुरू की हुई है। तो जो आपने जानी नुकसान की, तो वैसे मैं आप बताऊँ कि इस साल जो है 30 आदमी शहीद हुए हैं इस साल 1 जनवरी से जी। 288 जख्मी हैं, 253 मकानात तबाह हुए हैं, जुज़वी 810 हैं, माल मवेशी 365 हैं, घरेलू ज़रूरियात और नुकसान 222 है और 39 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल उन्होंने जो की है। और अभी जो उन्होंने कल किया है उसमें यह है कि इसमें ज़िला नीलम जो है, इसमें 3 दुकानात हैं, उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा, 2 गेस्ट हाउसेज हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। ज़िला झेलम वैली में जो जिसमें मैं रहता हूँ, 2 गाड़ियाँ तबाह की है, 10 दुकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचाया। सवानी में दुकान की छत और पानी की टंकी को है 31, ज़िला वैली में 31 दुकानात को जो है नुकसान पहुँचाया। ज़िला पुंछ में 3 पुख्ता मकानों को नुकसान पहुँचाया। आज भी उन्होंने जो उस पर फायरिंग की है। अब कल जो वाक़या हुआ है, ये जो 8 और 9 के दरमियानी शब को जो हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में जो मुजाहिदीन के साथ झड़प में जो 4 भारतीय फौजी जो बासल जन्म हुए हैं, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है ये बिला इश्तियाल जो है फायरिंग की है। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सिविलियंस हुए, 6 शहीद हुए और बाकी आपको मैंने अभी बता दिया। फारूक हैदर साहब, जो इश्तियाल अंगेजी देखी गई भारत की जानिब से, उसका एक भरपूर रिस्पांस भी किया है हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से, और आपने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देना होगा हमें। तो मजीद आपके ख्याल में क्या करने की जरूरत है, क्या तजवीज़ है आपकी, और क्या करने की जरूरत है हमें, ताकि भारत का जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, जो मनसूबा वो बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें उनको नाकामी हो और हमें कामयाबी हो? मेरी इसमें गुजारिश है, आज भी मैं देख रहा था टीवी पे ISPR के जनरल साहब हैं, इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी बात की। फिर अपने हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र है उन्होंने भी बात की, हिंदुस्तान जो हमारे अंदर तख़रीबकारी कर रहा है। तो ये हमें दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान ये करता है, और फिर ये है कि जी टिट फॉर टैट करना पड़ता है। इस बार गुजारा नहीं है ये कि आप वो अपनी जो है वो सफाइयाँ पेश करते रहे। इस हवाले से एक तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल से फ़ौरन रब्ता करे और उन्हें बताए कि हिंदुस्तान के जो है वो अज़ाइम क्या है। ये भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो शायद उसकी कोशिश है कि चाइना के साथ उसके जो कुछ हालात ठीक हो, उसको फ़ौज वहाँ पर उसको जो प्रॉब्लम जो है उससे वो जान छुड़ाना चाहता है और फिर वो इस तरफ जो है वो देखना चाहता है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें काम करने की ज़रूरत है और उसमें वज़ारत ख़ारजा की बड़ी जिम्मेदारी है। अब जब मैं वज़ारत ख़ारजा कहता हूँ, इसके मुराद नहीं सेक्रेटरी ख़ारजा हमारे एम्बेसडर, ये पोलिटिकल जो क़यादत है इमरान खान साहब की, उनको भी चाहिए। ये जो मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं अपनी जगह पर मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक ही तरफ लगे हुए हैं। ये दुश्मन की जो है ना, ये जो जाराना जो कार्रवाई है, इसकी तरफ भी गौर फरमाएं। इस हवाले से इस जो LOC पे तबादला हुआ है, उनकी तरफ से पहले जारियत हुई, हमने उसको रिस्पॉन्ड किया, इसके बाद आपकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से बात हुई? मेरी अभी नहीं हुई, वो कल मसरूफ थे, बलूचिस्तान में थे।
तो सुबह इंशाल्लाह ताला मैं आज रात को भी सुबह भी बात करूंगा। जब ये बात की गई शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से, तो उन्होंने बताया, खबरदार किया कि इंडिया इस वक्त किस तरह के मंसूबे बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसमें उन्होंने एक बात ये भी की कि भारत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी शोरश को हवा देने की कोशिश कर रहा है। क्या बतौर वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर कैसे देखते हैं इसको आप, अगर भारत इस तरह की कोई अटेम्प्ट करता है तो? ऐसा जी, आज़ाद कश्मीर में तो इंशाल्लाह उसको नहीं होगी कामयाबी, लेकिन उसमें पैसा बहुत है, वो शरारत तो कर सकता है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे लोग जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो लोग रहते हैं, एक तो हमारे जो सरहदों के बाहर से हमारी फौज है, फिर हमारी अपनी पुलिस भी, और फिर हमारे अपने लोग भी आज़ाद कश्मीर। मैं आपको सच बात बताऊँ, ये भी जागते रहते हैं। गिलगित के अंदर ये है कि वो जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर कोई मुमकिन है शायद वो कोई फसाद करने की कोशिश करे। इस हवाले से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, तो वहाँ वो ये शरारत कर सकता है इलेक्शन के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन के नताइज में जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जीत हार का मामला, तो उसके अंदर वो शायद गालबन शरारत कर सकता है। लेकिन अल्लाह का फजल है, आज़ाद फिर उसको हम नाकाम बनाएंगे, कोशिश करता रहता है, उसने की भी है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये अपना आईडीज वगैरह लगाकर उसने ये कोशिश की है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम चौकन्ने हैं और उसको दुश्मन को आज़ाद कश्मीर में कोई मौका फराहम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे एक और अहम इशू पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानी का बोझ उठा सकेगी या नहीं उठा सकेगी, ये वो सवाल है जो हम कई मरतबा अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं। जब जनरल कादिर बलोच ने इस्तीफे का ऐलान किया तो उस वक्त भी हमने ये सवाल नून लीग से उठाया, तो उन्होंने कहा कि उनके जाने की असल वजह नवाज शरीफ का बयानिया नहीं है, बल्कि सनाउल्लाह ज़री साहब को जब कोयटा जलसे में नहीं बुलाया था तो इस वजह से वो नाराज़ हुए और वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आज एक और ख़बर सामने आई है, द न्यूज़ में ये खबर शाया हुई है कि एक और PMLN के सीनियर रहनुमा जिनका ताल्लुक लाहौर से है, अब उन्होंने अमली सियासत से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। द न्यूज़ में जो खबर शाया हुई है उसमें नाम ना जाहिर करने की बुनियाद पर यह बताया गया है कि पार्टी के कई रहनुमा भी ऐसे हैं जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते। इन रहनुमा का कहना था कि गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर पार्टी के कई रहनुमा हैरान रह गए। इनके मुताबिक नवाज शरीफ का बयानिया कन्फ्यूजन का शिकार है। कुछ अरसे पहले कहा गया था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के बिल की हिमायत की जाए और अब हमें इसके बिल्कुल मुतज़ाद लाइन पर चलने का कहा जा रहा है जो कि तसादुम और अदम मुफाहमत की लाइन है। इस तर्ज अमल पर मुस्तकबिल में हमसे सवाल हो सकते हैं। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि अगर कोई समझता है कि इस तरह इनकलाब आएगा तो वो गलती पर है। अब नून लीग के एक सीनियर रहनुमा जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उन्होंने अमली सियासत से दस्तबरदारी का फैसला किया है। कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको तफसीलन बताया था कि मरियम नवाज अगर आज अपना स्टांस सॉफ्ट कर रही हैं, वो मुज़ाकरात की बात कर रही हैं, तो उसकी कई वजह है। उसमें से एक वजह हमने आपको ये बताई थी कि नून लीग के कई रहनुमा जिनसे हमारी बात हुई है वो भी यही बात करते हैं कि जब ये प्लान बना नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक नया लाएमल सामने आया तो ना उनसे तजवीज़ ली गई, ना पार्टी में मशवरा हुआ, आउटकम क्या हो सकता है, मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं इस बयानी के, वो भी किसी से डिस्कस नहीं किया गया। और पार्टी में इस बात पर भी शिकवा है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा बिछ जाते हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो भिड़ जाते हैं, यानी कि दोनों भाइयों के बीच में कोई दरमियानी लाइन नहीं है। कल क्या हमने डिस्कस किया था अपने प्रोग्राम में, सुनिए। हमारी नून लीग के कई अहम रहनुमाओं से बात हुई है जिससे ये बात सामने आई है कि नून लीग के मुतअद्दिद अहम रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक है कि नून लीग को इदारों से मुज़ाकरात करने चाहिए और पार्टी को बंद गली में नहीं ले जाना चाहिए। नून लीग के अहम रहनुमा ये शिकवा भी करते हैं कि नवाज शरीफ ने जब इदारों के खिलाफ सख्त बयानिया बनाने का फैसला किया और जलसों में इदारों के सरबराहों का नाम लिया तो उससे पहले ना ही पार्टी की टॉप लीडरशिप से मुशावरत की गई और ना ही इस बारे में बात की गई कि इस सख्त पॉलिसी का नतीजा क्या हो सकता है। नून लीग के अहम रहनुमा ये समझते हैं कि नून लीग का मसला ये है कि शहबाज शरीफ हद से ज़्यादा मुफाहमाना रवैया और पॉलिसी इख्तियार करते हैं, जबकि नवाज शरीफ इंतहाई जहराना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों में से कोई भी दरमियानी रास्ता अपना नहीं रहा है। तो ये कल हमने बात की थी और आज खबर यह है कि लाहौर के एक सीनियर रहनुमा है PMLN के जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस पर मजीद बात भी करेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब जो कि तर्जुमान हैं मरीम नवाज़ के और नवाज शरीफ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। जुबैर साहब, ये सवाल आपकी पार्टी से बार बार होता रहा है कि क्या पूरी पार्टी मुत्तफ़िक है नवाज शरीफ के बयानिए पर? आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल वो तो असूल और आइन की बात कर रहे हैं, फिर क्या वजह है कि पहले जनरल साहब की बात आई अब्दुल कादिर बलोच की, आपने कहा उसका रीज़न कुछ और है, अब लाहौर के एक सीनियर रहनुमा वो भी कह रहे हैं कि ये बयानिया जो है उससे पार्टी के बहुत सारे सीनियर रहनुमा
इत्तेफाक नहीं करते और इस तरह ना इनकलाब आता है और इस वजह से अब वो सियासत से, एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए हैं? शहजाद, सबसे पहले तो आपने खुद जनरल कादिर बलोच का जिक्र किया, उनका कोई ताल्लुक नहीं था इस बयानिए को लेके, और मैं पर्सनल विटनेस हूँ। एक दिन पहले कोयटा जलसे से एक दिन पहले वो उनका इशू ही बिल्कुल डिफरेंट था, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत से दूसरे लोग भी विटनेस हैं उसका। दूसरी चीज ये है कि देखें, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए अवाम है, और अवाम किस तरफ उनका झुकाव है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। लीडर कोई भी हो वो इतना रेलेवेंट नहीं होता। हर पार्टी में जाहिर सी बात है डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भुट्टो साहब के बाद थी तो जाहिर है ऐसे लग रहा था बिखरी भी है, और बड़े सीनियर रहनुमा उस वक्त के खैर और मुस्तफा जतोई वगैरह अलग हो गए थे। बावजूद इसके जब 1988 का इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी जीत गई। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अवाम का झुकाव कहाँ है, अवाम क्या चाहते हैं। और अवाम में ये बयानिया जो है मियां नवाज शरीफ का, जब से 20 सितंबर को एपीसी में मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया था, उसके बाद बहुत दफा उन्होंने खिताब किया है जलसों में और दूसरी फोरम्स पर, वो अवाम उनके बयानिए के साथ खड़े हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अवाम तो खड़े हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वाला हाल हो सकता है? कई आपके सीनियर रहनुमा, जैसे कि आज खबर आई है लाहौर के रहनुमा जो है वो सियासत से, एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो रहे हैं, तो क्या ये इम्कान है कि ऐसे बहुत से रहनुमा जो हैं अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके दूर होते जाएंगे? नहीं, एक एक करके कौन दूर हुआ, सारे नजर आते हैं, जलसों में भी नजर आते हैं। इलेक्शन कैंपेन थी वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, वहां भी सब नजर आ रहे थे। जितनी सीनियर लीडरशिप है, आप अगर सीनियर लीडरशिप की बात कर रहे हैं, देखें एक्सेप्शंस जरूर हो सकती है। मुझे नहीं पता ये न्यूज की सच्चाई कितनी है जो आज जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, बट अगर किसी को रिजर्वेशन होगी और होती भी है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं पार्टी में, तो को समझाने की भी कोशिश की जाती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस बयानिए पर खड़े हैं, या नवाज शरीफ के बयानिए पर इसलिए खड़े हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद में, इसलिए खड़े हैं कि ये पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल की जमानत देता है। अगर हमारे लिए बड़ा आसान हो हम पीछे हट जाएं और जाने दें कौम को, इस हाइब्रिड रजीम को चलने दें, क्या पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? तो कुर्बानी तो लेकिन इसमें अगर ये शिकवा होता है कि देखें, जब आप एक इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, आप एक बयानिया बनाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासत में एक आम बात नहीं है करना, तो क्या जरूरी नहीं है कि एक लीडर, एक कायद जो है पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मशवरा करे, उनसे बातचीत हो और फिर मुमकिन तौर पर बताया जाए कि वो क्या देख रहे हैं, उनका विजन क्या है, कि उसका आउटकम क्या हो सकता है? अगर लोग ये शिकवा कर रहे हैं, ना हमें बताया जाता है, ना हमसे बात की जाती है, दोनों भाइयों की सियासत बड़ी एक्सट्रीम है, एक जरूरत से ज्यादा मुफाहमती है, दूसरे इस वक्त एक तसादुम की तरफ जा रहे हैं, कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, तो ये कम से कम पार्टी में मशवरा तो होता है ना सीनियर लीडर्स के साथ? आपको एक एग्जांपल दूंगा और उससे मैं एक अपने पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा। कराची का जो इंसिडेंट हुआ था शहजाद, जब 18 और 19 की रात को मरियम नवाज साहिबा यहाँ आई हुई थी, और जो पहले पुलिस के साथ हुआ, आईजी के साथ हुआ, और फिर उस वक्त हमारे पास सुबह को 19 अक्टूबर को एक चॉइस थी, जो आप बात कर रहे हैं और बहुत से लोग बात करते हैं कि इतना सख्त हम पोजीशन क्यों लेते हैं। उस दिन अगर हम सुबह को पोजीशन ना लेते और ये रेफर ना करते कि सेक्टर कमांडर के दफ्तर में लेके जाया गया या रगमाल बना के आईजी को, वो हमारे पास चॉइस थी, तो इस मुल्क में अभी कोई इंक्वायरी ना होती, कुछ भी ना पता चलता कि जी किसने इस किस्म की हरकतें की हैं, और शहजाद इकबाल और सब खुश बैठे होते कि जी मुल्क बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या। हमने सख्त बयानिया लिया, हमने सख्त पोजीशन ली, तमाम पार्टीज को उस प्लेटफॉर्म पर लेके आए, तो आज वो इंक्वायरी भी हुई और आज जिम्मेदारी भी फिक्स हुई उन इदारों की तरफ जिनके नाम लेने से सब डरते थे। तो मेरा ख्याल है तो जब आपका वो वॉइस नोट सर्कुलेट हुआ तो यकीनन आपने भी पूछा होगा ना पार्टी में, आपने जज्बात में आके तो नहीं अपने तौर पे फैसला कर दिया होगा, पार्टी में जाहिर सी बात है अपने सीनियर से, साथियों से मशवरा करके ही करते हैं ना। तो सवाल मेरा सिर्फ ये कि अगर कोई पार्टी के सीनियर रहनुमा ये शिकवा कर रहे हैं कि यार ठीक है हमें इत्तेफाक नहीं है बयानी से, वो एक अलग बात है, लेकिन मशवरे भी नहीं किए जाते पार्टी में। नहीं, लेकिन पहली बात तो ये है ना कि आज सब उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन 19 अक्टूबर को हमें सब गालियां दे रहे थे कि जी देखें कितनी सख्त बात कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि मशवरा, जहां तक आप कह रहे हैं कि मशवरा मियां नवाज शरीफ ने मशवरा किए,
कितने मीटिंग्स हो चुकी हैं 20 सितंबर के बाद, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, दूसरे फोरम्स में, दूसरे जो इंटरनल मीटिंग्स हैं, जो फोरम है, बहुत सी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसमें मशवरा भी किया गया है, इजहार करने की भी। ठीक, तो आप करें कि मशवरा किया गया है, लोगों से बातचीत की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद एक अफसोसनाक लेकिन अहम खबर है आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कल गिलगित बल्तिस्तान की 23 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे थे कि तमाम सियासी पार्टीज भरपूर कैंपेन कर रही थी। गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज लीड कर रही थी PMLN की कैंपेन, बिलावल भुट्टो जरदारी कई दिनों से मौजूद थे और भरपूर कैंपेन उन्होंने भी की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वफाकी वुज़रा भी ग्राउंड पर मौजूद थे। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिस पार्टी की हुकूमत वफाक में होती है वो बासानी इलेक्शन जीत जाती है GB में, और यही सूरत हाल हमने 2009 में देखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त वफाकी हुकूमत थी, उनको 24 में से 14 नशिस्तें मिली, और 2015 के इंतखाबात में क्योंकि वफाक में PMLN की हुकूमत थी तो PMLN बासानी 16 सीट जीतने में कामयाब हो गई। क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा या इस मरतबा नताइज इन इंतखाबात के मुख्तलिफ होंगे, इस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है गिलगित से हमारे नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद ने, और स्कर्दू में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो ये फरमाइएगा सादत अली साहब कि क्या जो हमने एक्टिविटी देखी, जो कैंपेनिंग थी, वो गैर मामूली थी या हर इंतखाबात में इतनी ही कैंपेनिंग देखी जाती है, और वो कौन कौन से इशूज़ हैं जिनकी बुनियाद पर पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं? जी, इंतखाबी मुहिम चूँकि कल रात को 12 बजे ख़त्म हो चुकी है, और एक बहुत ही खुशाइन बात और अच्छी बात ये रही कि इस तमाम मुहिम के दौरान जो गुज़श्ता 3-4 महीने से जारी थी, आखिरी महीने और फिर आखिरी दिनों में ये बहुत ज़्यादा उरूज पर गई। बहुत दफ़ा बड़ी बड़ी रैलीज़ भी आई, लेकिन इस दफ़ा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लोगों ने बहुत ही सियासी बसीरत का मुजाहरा किया। सबसे जो बड़ा इशू है गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत का है। इसके अलावा जो है यहाँ बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है, यहाँ पर दरियाओं और ग्लेशियर्स की बहुतात है, पानी वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के घरों में पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। तो ये वो इश्यूज़ हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कहा कि 3 बड़े इश्यूज़ पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक हक़ के हाकिमियत, हक़ के मिल्कियत और हक़ के रोज़गार। इसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टोक ऐलान किया कि हम ये तीनों इश्यूज़ को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे यही 3 नारे हैं। जबकि दीगर जमातों के कायदीन से हमने रब्ता किया, और ये पहली बार हमने देखा कि इस इलेक्शन में किसी जमात ने भी अपने मंशूर का ऐलान नहीं किया कि बाकायदा एक मंशूर हो जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हों। अच्छा सादत, ये फरमाइएगा कि आमतौर पे तो ये देखा जाता है कि जिस पार्टी की वफाक में हुकूमत होती है वो इलेक्शन जीत जाती है, हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। क्या इस मरतबा भी यही इम्कान नज़र आ रहा है, या आपको लगता है कि सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो एक सियासी टेम्परेचर है वो बहुत बड़ा हुआ है, PDM जलसे कर रही है, हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है, तो आपके ख्याल में इस मरतबा इतना आसान नहीं होगा PTI के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए, कि वो बासानी इलेक्शन जीत सके? वो इस बार ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रहा है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन ये देखें कि अपोजिशन मौजूद तो है PDM, लेकिन यहाँ PDM का वजूद फ़िलहाल नहीं है। एक तो ये है कि यहाँ तमाम उम्मीदवार PDM के जो जमातें हैं वो तमाम की तमाम अपनी इनफरादी हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तमाम जमातों के अपने अपने उम्मीदवार हैं, तो इनका वोट तो है तकसीम, और जो हुकूमत मुखालिफ जमातें हैं, जबकि हुकूमत के वोट तो एक जगह हैं, एक ही उम्मीदवार को पढ़ने हैं। जो हुकूमत की हामी वोटर्स हैं वो तो उनमें एक तरीके से इत्तेफाक है, तो वो उनका फ़ायदा हुकूमत को पहुंचता है, लेकिन कांटे का मुकाबला है। मैं इस हवाले से एक अपनी राय, मेरी राय ये है कि जो हुकूमत भी आएगी, चाहे वो PTI हुकूमत बनाए या पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, यहाँ पर एक मजबूत अपोजिशन बनने जा रही है और एक कमज़ोर तरीन हुकूमत जो है बनेगी इत्तेहादियों की मदद। ठीक, एजाज सैयद साहब आप भी ग्राउंड पे मौजूद हैं, ज़रा बताइएगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, वो कौन से इश्यूज़ हैं जिनकी बुनियाद पे सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं इस वक्त?
जी बिल्कुल, ये गैर मामूली अहमियत का हामिल इलेक्शन है और तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने, उनकी क़यादत ने यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में आकर, इसके हर ज़िले में आकर कैंपेनिंग की है। जो फैक्टर्स आप कह रहे हैं कि असरअंदाज होंगे, कौमी नोयत की बातें भी हो रही हैं, पीपल्स पार्टी अपना बयानिया दे रही है, नून लीग PTI अपना बयानिया दे रही है तमाम, लेकिन यहाँ पर जो असल सियासत है वो यहाँ मकामी मसाइल के ऊपर है। मिसाल के तौर पे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टूरिज्म के हवाले से डेवलपमेंट नहीं है और हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन की ज़रूरत है लोगों को। तो ये असल चीज़ें जो असरअंदाज होगी वो ये चीज़ें होंगी जो लोगों के ज़ात से तल्लुक़ रखती हैं, जो कि मकामी मसाइल हैं यहाँ के। एजाज, क्योंकि आप इस्लामाबाद की सियासत से भी बखूबी वाकिफ़ हैं, तो क्या आपको लगता है कि माजी की तरह जो वफाक में हुकूमत है जिसकी वही हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा, या लोगों में शक व शुबा है कि जो अपोजिशन की तहरीक है PDM वो कामयाब हो सकती है और PTI की हुकूमत ज़्यादा देर बरकरार नहीं रखेगी? इस किस्म के शक व शुबात हैं आपके ख्याल में जिसकी हुकूमत है वफाक में वही फेवरेट है सिलेक्शन में भी? बिल्कुल, माजी में ऐसा होता रहा है कि जो मरकज़ में हुकूमत होती रही है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग आमतौर पर उसी हुकूमत को, उसी पार्टी को वोट देते रहे ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो तरक्याती फ़ंड्स हैं वो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम हो सके। लेकिन इस दफ़ा हम ग्राउंड पे जोशो जज्बा देख रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों का, और हम महसूस करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंपेनिंग है वो काफ़ी मौसर नज़र आई है। गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी कैंपेन की है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा तो यहाँ पर आकर तरक्याती जो मंसूबे हैं वो भी ऐलान करते रहे, जो कि इलेक्शन जो क़वायद और अखलाकियात है उसकी सरासर मुनाफी है, लेकिन ऐसा हुआ। तो ऐसा लगता है कि इस लोग जो यहाँ के हैं बड़े एजुकेटेड हैं, वो अपसेट भी दे सकते हैं, जो रवायात से हटकर भी कोई फैसला कर सकते हैं। सही। सादत अली, ये बताइएगा कि ऑपोजिशन इस चीज़ पर बड़ा एहतजाज कर रही है, एतराज़ कर रही है कि रिगिंग हो रही है, प्री पोल रिगिंग भी हुई है और इलेक्शन डे रिगिंग के लिए भी वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने इंतजाम कर लिए हैं, यानी कि PTI ने इंतजाम कर लिए हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपने ऑन ग्राउंड देखा है? कोई ऐसे आसार नज़र आए हैं कि हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, तहरीक इंसाफ के लोग कोई प्लान कर रहे हो कि रिगिंग की जाए इस इंतखाबात में? अपोजिशन ने पहले से जिन खदशात का इजहार किया है कि यह धांधली हो सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वज़रा ने यहाँ आकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, बड़े बड़े ऐलानात किए, उस हद तक तो कह सकते हैं कि प्री पोल रिगिंग जिसको कहते हैं। लेकिन इलेक्शन में तो जब पोलिंग होगी और उस पोलिंग के नतीजे में जो पोलिंग एजेंट्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग स्टेशनों की जो सिचुएशन होगी उसके मुताबिक ये पता चल सकता है कि धांधली के इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, क्या धांधली हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये सब कुछ जो है ये अभी कबल अज़ वक्त होगा कि हम अभी से कहें कि धांधली। बहुत बहुत शुक्रिया। सादत अली और एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक खबर शेयर करते हैं। हमारे कुलीग सीनियर सहाफ़ी और जियो पार्लियामेंट के मेज़बान अरशद वहीद चौधरी का अब से कुछ देर पहले इंतकाल हो गया है। अब से तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले उनको कोरोना वायरस हुआ था और जब उनकी हालत बिगड़ी थी तो उनकी फैमिली ने बड़ी कोशिश की कि इस्लामाबाद में कहीं पर वेंटिलेटर मिल जाए। वेंटिलेटर किसी हॉस्पिटल में दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से रावलपिंडी के अस्पताल में उनको मुंतकिल किया गया था और कुछ अर्सा वो वेंटिलेटर पर रहे। और आज ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि वो कोरोना वायरस से उनका इंतकाल हो गया है। और हम सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसमें कि कोरोना वायरस दोबारा पाकिस्तान में फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है। पिछले 2 दिनों से 2000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अमवात की जो शरह है वो भी बढ़ती जा रही है, इसलिए हम सबको एहतियात करना है। ये बीमारी जानलेवा हो सकती है और इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम एहतियात करें, मास्क पहने, फासला रखें, ताकि इस बीमारी को तेज़ी से फैलने से बचाया जा सके। हम सब के लिए एक अहम पैगाम है कि जो शरह है अब पॉजिटिव केसेस की वो बढ़ रही है, तो हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम देखने के लिए। इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।